इस लेक्चर में हम नियर सरफेस सीयर लेयर ऑफ द सन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली इस पे रिसर्च की गई है, स्टडी की है एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने। एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को ही, उन्होंने रिसर्च की है। तो इसके रिगार्डिंग जानने से पहले हम सन के बारे में जानेंगे कि सन की, सूरज की जो आपको दिखाई देता है आसमान में, उसकी कितनी लेयर है। परत, लेयर का मतलब परत क्या है। साइंटिस्ट क्या है, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, अपने अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए किसी भी पार्ट को, ऑब्जेक्ट को लेयर में बांट देते हैं। जैसे अर्थ को बांटा हुआ है, कोई लिखा थोड़ी नहीं है अर्थ के ऊपर लिखा है कि करस्ट कहीं लिखा दिखाई देता है। साइंटिस्ट ने बांट रखा है अध्ययन के लिए। ऊपर वाली अर्थ की जो लेयर है क्रस्ट बोलते हैं, उससे नीचे वाली मेंटल, उससे सबसे अंदर वाली कोर। ऐसे सन को बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है। जो अंदर वाली लेयर है वो कोर है, उससे ऊपर वाली है रेडिएटिव जोन, ये लेयर। फिर उसके बाद जो लेयर है परत, कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद वाली लेयर है जो, वो है फोटोस्फेयर। उसके बाद वाली है ये जो लेयर है क्रोमोस्फेयर। और फिर कोरोना है। ये कोरोना वो चल रहा है ना जो अभी डिसीज, वो नहीं है, ये सन की लेयर का नाम है कोरोना। लेकिन ये नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती ये लेयर। जब हम सूरज को देखते हैं हमें कौन सी लेयर दिखाई देती है, हमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ये लेयर दिखाई देती है। लेकिन कोरोना कब दिखाई देती है, जब सोलर इक्लिप्स लगता है, यानी कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तब दिखाई देती है। और सोलर इक्लिप्स के बारे में डिटेल से जानना है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे लेक्चर बना हुआ है डिटेल में, वो देखना। तो ये तभी दिखाई देती है जब सोलर इक्लिप्स लगता है। तो ये इस वाले इमेज में भी देख सकते हो आप। जैसे अंदर से सन को डिग किया जाए, खोदा जाए, तो अंदर वाली जो लेयर है ये कोर है, उसके बाहर वाली रेडिएटिव जोन, उसके बाहर वाली कन्वेक्टिव जोन, उसके बाहर वाली है आपकी ये फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, और फिर आपकी कोरोना। ये बीच वाला ट्रांजिशन जोन बोल देते हैं ऐसे ही। ये कोरोना आती है बाद वाली। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर उन साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को बोलते हैं जो स्पेस के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं, कुछ आसमान के रिगार्डिंग के ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मिलते हैं, इनको एस्ट्रोनॉमर मिलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं ऐसे वैज्ञानिकों को। दो इंस्टीट्यूट हैं, एक तो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, और एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इन दोनों इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने पहली बार ये थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन दी कि जो नियर सरफेस सीयर लेयर है, इसका एग्जिस्टेंस है सन में, इसका क्यों है ये और कहाँ पे है ये लेयर, ये बताया है। जो ये एरीज है ना, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकता है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो ये नियर सरफेस सीयर लेयर क्या है, देखो अभी जो डिफ्रेंसिएशन किया जाता है सन का किया जाता है, जो सन की लेयर होती है ना, जैसे ऊपर जैसे अर्थ का है, अर्थ के बारे में आप जानते हो, ये इक्वेटर है अर्थ का, और ये पोल है। पोल अर्थ का इक्वेटर भूमध्य रेखा है। ऐसे भाई साहब सन को भी तो बोलेंगे, सन का भी तो इक्वेटर होगा भूमध्य, मतलब इसकी बीच वाली रेखा सन की है, वो इक्वेटर सन का भी होगा, और पोल सन का भी है। तो इनमें जो इनकी जो सन के पोल और इक्वेटर पे जो स्पीड होती है ना घूमने की, रोटेट करने की, वो अलग अलग है। जी हाँ बिल्कुल अलग अलग है। अर्थ की तो सेम है, लेकिन ये क्या अलग है। यहाँ पे अर्थ मतलब जो सन है और स्पीड से, इक्वेटर पे जो सन है वो कुछ और स्पीड से रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है अपने अक्ष पे, और किसी बॉडी के अराउंड कुछ भी रिवॉल्व करता है। और यहाँ पोल पे ये अलग स्पीड से रोटेट करता है। तो इनमें जो डिफ्रेंसिएशन है, अंतर है, ये क्या है, हेलियोसिस्मोलॉजी से रिवील्ड हुआ, मतलब पता लगाया गया हेलियोसिस्मोलॉजी से। एक तो हेलियोसिस्मोलॉजी से पता लगाया गया किसका, नियर सरफेस सीयर लेयर का। सन की जो लेयर है ना, सन के पास ऐसी लेयर है, परत है, इसका पता लगाया हीलियोसिस्मोलॉजी से। और इस लेयर का पता इससे भी चलता है कि जो डिफरेंशिएशन है ना इक्वेटर और पोल्स के बीच में, मतलब जो सन डिफरेंट स्पीड से घूमता है, कहाँ कहाँ घूमता है, ये आपका इक्वेटर पे डिफरेंट स्पीड से पोल पे, उससे भी पता लगाया जा चुका है। और अभी इससे भी हेलियोसिस्मोलॉजी से भी पता लगाया जा चुका है नियर सरफेस सीयर लेयर का। और ये हेलियोसिस्मोलॉजी का मतलब क्या है, ये ऐसी तकनीक है जिसमें हम साउंड वेव यूज करते हैं। जो साउंड वेव जाती है ना, आप जैसे बोलते हो, आपके बोलने से, आवाज़ से भी साउंड वेव निकलती हैं, आवाज़ की लहरें, किरणें निकलती हैं आपके बोलने से भी। ऐसे साउंड वेव भेजी जाती हैं सन के अंदर भेजी जाती हैं टू पीक का मतलब होता है झांकना, कुछ पता लगाना। तो ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें साउंड वेव का यूज करके कुछ पता लगाया जाता है। तो हिस्मेलॉजी से भी नियर सरफेस सीयर लेयर का पता लगाया। तो नियर सरफेस जो सीयर लेयर है ये आखिर है क्या,
ये भाई साहब रीजन है, एक क्षेत्र है सन का ही, सन का एक क्षेत्र है। कहाँ पे? जो हमें विजिबल सोलर सरफेस है ना, कौन कौन सी लेयर हमें दिखाई देती है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, हमने ऊपर भाई साहब उस डायग्राम में देखा था, भूल गए आप? ये जो ये है, ये आपकी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये वाली बाहर वाली लेयर क्रोनो को छोड़ के, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये दिखाई देती हैं। तो इनके पास वाला जो रीजन है ना, इनके पास वाला रीजन वही है, क्या है? नियर सरफेस सीयर लेयर। इनके पास ये एक रीजन है जहाँ पे क्या है, सन की प्रोफाइल में के रोटेशन में चेंज देखा जाता है, कि मतलब सन यहाँ पे जो रोटेशन होती है, घूमता रहता है, अलग स्पीड से घूमता है, और इसमें चेंज देखा गया, कुछ बदलाव देखा गया। ये लेयर जो एग्जिस्ट करती है, सोलर सरफेस है जो, उसके पास ही है बिल्कुल। और जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये यहाँ पे डिक्रीज होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? टाइम रेट। ये है टाइम रेट जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, मतलब ऐसी दर जिस स्पीड पे कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अपने ही अक्ष पे घूर्णन कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है, या किसी और बॉडी के चारों ओर घूम रहा है। रिवॉल्व का मतलब किसी और बॉडी के चारों ओर घूमना। जैसे अर्थ है, अर्थ का रोटेशन क्या? अपने अक्ष पे घूमती रहती है, घूर्णन बोलते हैं, या रोटेशन, रोटेशन। और जो रिवॉल्व करती है यानी कि सन के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमती है, उसको बोलते हैं परिक्रमण, हिंदी में परिक्रमण, और इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन या रिवॉल्व करना, रिवॉल्व करना है, रिवॉल्यूशन करना। तो ये कोई भी बॉडी की टाइम रेट जिस पे रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है किसी दो बॉडी के बीच में, उसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। जिस रेट से वो घूमती है उसी को बोलते हैं। तो जो ये नियर सरफेस शियर लेयर है, ये क्या है? जो लार्ज स्केल कन्वेक्टिव पैटर्न है। देखो सन में क्या है, जो सन की लेयर है, जो सन की रेडिएटिव लेयर है, रेडिएटिव, जो हमने ऊपर देखा था, भूल गए आप? रेडिएटिव लेयर, जो रेडिएटिव लेयर है ये वाली, यहाँ से क्या है, कन्वेक्शन होता रहता है, यहाँ से आगे जो कन्वेक्टिव जोन आता है, जो रेडिएटिव जोन के बाद क्या आता है? कन्वेक्टिव जोन आता है। तो कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब कोई भी, मान लो जैसे अर्थ पे कैसे होता है, एयर गर्म होगी, एयर गर्म होने के बाद ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, तो यही होता है कन्वेक्शन जोन में, सन के में। जो यहाँ पे जो कोई पार्टिकल एलिमेंट्स, कुछ भी गैस वगैरह होती हैं, तो ये कन्वेक्टिंग जोन से गर्म होकर जाती हैं कौन सी लेयर के पास? ये फोटोस्फीयर के पास। तो ये जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। सन की जो मैग्नेटिज्म है वो किसके कारण है? कन्वेक्टिव पैटर्न के कारण ही है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म क्या होता है? जैसे मान लो आपने चुंबक देखिए, चुंबक, चुंबक का एक दायरा होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक किसी भी पार्ट को, जैसे आयरन या कोई निकल है, कोबाल्ट है, इसको एक पर्टिकुलर एरिया तक अपने ओर खींच लेती है, चिपका लेती है। तो जिस एरिया तक चिपकाती है, इस मैग्नेट का, इस चुंबक का, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ऐसे कुछ ऐसा दायरा होता है इसका। क्योंकि सन में भी तो अंदर भाई साहब मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, गैस वगैरह हैं, उनकी वजह से कन्वेक्टिव ये जो पैटर्न होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट क्या है, इस फाइंडिंग क्या की गई स्टडी में? इस स्टडी में ये देखा गया, थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन, एक इक्वेशन यूज की गई जिससे बोलते हैं थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन। ये देखा गया, ये थर्मल विंड बैलेंस जो इक्वेशन है, ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है कि जो सोलर के पोल्स और इक्वेटर में टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसे है। क्योंकि जो सन है, सन के पोल पे अलग टेम्परेचर है, तापमान, सन के इक्वेटर अलग तापमान है, तो इस डिफरेंस को ही बोलते हैं थर्मल विंड। थर्मल विंड, जो टेम्परेचर डिफरेंस है सोलर पोल्स और इक्वेटर में, थर्मल विंड, इसको एक्सप्लेन कौन करता है? थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन। और ये बैलेंस किसके कारण होता है? और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से है? जो सोलर डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से। जो सन घूम रहा है ना, सन घूम रहा है इक्वेटर पे और पोल्स पे, जो पोल्स में अलग स्पीड से घूम रहा है सन, और इक्वेटर में अलग स्पीड से घूम रहा है, तो इस डिफरेंस के कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? देखो, कोई भी घूमने वाली बॉडी है, कोई भी घूमने वाली बॉडी, जैसे मान लो ये एक पार्क है, पार्क, पार्क के चारों रोड बना हुआ है, ये रोड है, रोड पे आप बाइक घुमा रहे हो, बाइक, बाइक जब घुमा रहे हो ना, तो ये बाइक की एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और एक लग रही है बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है ना, उसे बोलेंगे अंदर वाली को, ये अंदर वाली फोर्स है, उसको बोलेंगे सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स, CENTRIPETL, सेंट्रीपीटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है वो से बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी स्पेलिंग आपने वहाँ पे देखी, ये देख लो, सेंट्रीफ्यूगल, ये वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो ये जब एक अंदर की तरफ लग रही है एक बाहर की तरफ, इसी की वजह से बाइक बैलेंस है, क्योंकि ना तो पार्क से टकराई रही और ना ही इस रोड से बाहर निकल रही, इसके अंदर ही चल रही है। किसकी वजह से बैलेंस है वो? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई तो ये अंदर की तरफ खींचेगी और पार्क से टकरा जाएगी बाइक, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गई तो ये इस रोड से बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। तो ये सन में भी क्या है, ये जो सन की थर्मल विंड है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मेंटेन होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से, जो पोल्स और इक्वेटर पे रोटेशन हो रहा है। तो ये जो नियर सरफेस शियर लेयर को समझने के बाद साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं सोलर साइकिल का, और यहाँ पे साइंटिस्ट को पता चलेगा और जो स्टार हैं, जैसे सन भी क्या एक स्टार है भाई साहब, हमारे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में और बहुत सारे स्टार हैं, तो उनके बारे में पता लगाया जा सकता है इस स्टडी की वजह से। तो ये डिफरेंशियल रोटेशन है जो सन की, मतलब पोल पे अलग घूमता है और किस पे? इक्वेटर पे अलग घूमता है। ये डिफरेंशियल रोटेशन, ये जो डिफरेंस स्पीड होती है सन की, ये क्या है? देखो सन का जो रोटेशन है इक्वेटर पे वो फास्टर है पोल की बजाय। कहने का मतलब देखो, ये इक्वेटर पे सन क्या है, एक चक्कर लगा लेता 25 डेज में, और पोल पे लगाता 35 डेज में। मतलब पोल पे धीरे घूम रहा है सन, और ज़्यादा फास्टर कहाँ है? इक्वेटर पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी वजह से क्या है, जो डिफरेंस है, रोटेशन में डिफरेंस है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सन की। मैग्नेटिक फील्ड एक तो कन्वेक्शन के कारण होती है, कन्वेक्शन हमने ऊपर पढ़ा, और डिफ्रेंसिएशन है रोटेशन में, कि पोल पे अलग स्पीड से घूम रहा है और इक्वेटर पे अलग स्पीड से घूम रहा है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये बन जाती है ट्विस्टेड और टेंगल। टेंगल्ड का मतलब क्या होता है? टेंगल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, जैसे मान लो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, जैसे वेव निकल रही है, वो दिखाई तो देती नहीं है। जैसे मान लो समुद्र में आप एक पत्थर फेंक के मारोगे तो लहरें चलेंगी ना, कुछ इस तरह की लहरें। ऐसे समझ लो कि अर्थ से या किसी बॉडी से ऐसी लहरें चल रही हैं कुछ, और वो जो लाइन है उन्हें बोलते हैं, लहरें हैं जो किरण है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आंखों से आपको दिखाई नहीं देने वाली वो, तो बस महसूस करो कि ऐसी लहरें कुछ लाइन चल रही हैं। तो वो लाइन जो उन लाइनों में है टेंगल, ये टेंगल प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस टेंगल की वजह से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लोकलाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है सन की। और ये लोकलाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सन के सरफेस पे होती है, जिसकी वजह से सन स्पॉट बन जाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनते हैं? सन स्पॉट। सन स्पॉट क्या होते हैं? सन स्पॉट होते हैं डार्क पैचेज, मतलब एक तरह से डार्क पैचेज, कुछ गहरे धब्बे हो गए सन पे ही, मान लो सन के चेहरे पे कुछ डार्क, यानी कि कुछ डार्क का मतलब है ब्लैक कलर के स्पॉट हो गए। और ये कहाँ पे होते हैं? सन की फोटोस्फीयर लेयर पे। हमने लेयर ऊपर देखी थी ना, फोटोस्फीयर लेयर, उसके ऊपर होते हैं। ये किस कारण होते हैं? देखो ऐसा है कि जो जैसे स्पॉट हुए यहाँ इस जगह पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो मैग्नेटिक लाइंस की वजह से टेंगल्स है, टेंगल्स की वजह से क्या है? सनस्पॉट जो पड़े हैं इस जगह पे, जो सनस्पॉट है इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा कूल है, थोड़ा ठंडा है सन के और स्फीयर से। मतलब सन का जो और सरफेस है ना, वहाँ के अपेक्षा इस सन स्पॉट का जो टेम्परेचर है वो कूलर है, इसलिए ये सन स्पॉट है। ज़्यादा कूलर नहीं है तो 3000-4000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन इससे कंपेरेटिवली कंपेयर करें तो सन के सरफेस के अदर पार्ट से यहाँ पे कूलर टेम्परेचर है, इसकी वजह से ये सनस्पॉट बने दिखाई देते हैं। अब इनकी ये जो एक्टिव रीजन है, इनकी वजह से सोलर स्टॉर्म जनरेट होते हैं। जो एक्टिविटी जो हो रही है सन पे, सोलर स्टॉर्म बोलते हैं सोलर फ्लेयर को। सोलर फ्लेयर क्या है? सोलर स्टॉर्म में कौन कौन आते हैं? सोलर फ्लेयर और CME, यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन। और ये सोलर फ्लेयर क्या है? ये ब्राइटनेस, सन की ब्राइटनेस, जो सन की चमक दिखाई देती है उसी को बोलते हैं सोलर फ्लेयर। और जो कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? ये है भाई साहब, जो मास इजेक्शन दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मा ही है, सन का प्लाज्मा। तो कैसे डिफाइन करोगे? कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ प्लाज्मा, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आता है, जो सोलर कोरोना से, जो सोलर की आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर कोरोना, उससे निकलता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है? देखो भाई साहब, हमारे अर्थ पे या ब्रह्मांड में जितनी भी अब तक चीज़ पाई जाती हैं वो पांच फॉर्म में पाई जाती हैं। यानी कि मैटर, जो भी चीज़ है, मैटर क्या है? ऐसी चीज़ जिसे आप टच करके देख सको और जिसमें मास है, यानी कि कोई भी एनी पार्टिकल विच हैज़ सम मास एंड कैन बी टच, जिसे टच करके छू के देखा जा सके। जैसे आप बैठो, आपको भी छू के देखा जा सकता है, आप में भी मास है, तो आप भी एक मैटर हो। तो ये मैटर है ना, इनकी 5 कैटेगरी होती है। मेजर कैटेगरी 5 होती हैं।
तीन तो हैं नेचुरल और दो हैं मैन मेड। नेचुरल कौन सी है? नेचुरल तो है भाई साहब, देखो देखो, एक है सॉलिड, जैसे मान लो लोहा है, लोहा भी मैटर है, इसमें मास भी है और छू के भी देखा जा सकता है। जैसे लोहा का 40 ग्राम या 50 किलोग्राम कितने का तो होगा, तो सॉलिड हो गया। एक होता है आपका लिक्विड, जैसे पानी लिक्विड है, उसके भी टच करके देख सकते हो आप और मास भी है। एक फॉर्म होती है गैस, गैस को भी टच करके देख सकते हो और मास भी है, जो सिलेंडर में भरी होती है आपके घरों में, जिससे खाना बनता है। एक है भाई साहब प्लाज्मा। प्लाज्मा भी क्या है? नेचुरल है, एक तरह से नेचुरल है। ये चार तो हो गई नेचुरल फॉर्म, और एक पांच भी है, वो है मैन मेड। चार तो हो गई नेचुरल फॉर्म मैटर की और पांच भी है मैन मेड। प्लाज्मा क्या है? जैसे मान लो, देखो सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड बन गया। जब सॉलिड को, जैसे बर्फ सॉलिड है, बर्फ को गर्म करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर गैस बन जाएगा। और गैस को ही लगभग 3000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो गैस अलग फॉर्म ले लेता है, वो बन जाता है प्लाज्मा। तो ये फॉर्म हो गई, अलग मैटर हो गया। और एक है पांचवी जो मैन मेड है, वो है बोस आइंस्टाइन। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस थे एक साइंटिस्ट, और आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता भाई साहब। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उस पांचवी फॉर्म का नाम है ये, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पांचवी फॉर्म है। ये कैसे होती है? देखो नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी भी की चीज़ को जो सॉलिड है उसको और -273 डिग्री सेल्सियस पे उसको ठंडा कर दिया जाए इतने टेम्परेचर पे, तो वो अलग फॉर्म में हो जाता है। ये लगभग हासिल की कुछ समय के लिए, ये बोस आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी, ये साइंटिस्ट है जो, तो इसको नाम दे दिया इस फॉर्म को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये पांच फॉर्म में से एक है प्लाज्मा, जो रिलीज हो जाता है किससे? इस सन से, और उसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो इस लेक्चर में यही था बस।